अब से कुछ ही घंटों के बाद अंतरिक्ष की योद्धा और भारत की बेटी सुनीता विलियम्स धरती पर कदम रखने वाली है। पूरी दुनिया को इस पल का बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि नासा के मिशन के लिए महज 8 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गई सुनीता को धरती पर वापसी करने में 9 महीने का लंबा वक्त लग गया। लेकिन अंतरिक्ष में बेहद मुश्किल हालातों के बावजूद सुनीता ने हिम्मत नहीं हारी और लंबे इंतजार के बाद अब वो पृथ्वी को एक बार फिर से टचडाउन करने वाली है। सुनीता से स्पेसक्राफ्ट के टचडाउन की टेक्निकल स्टोरी देखिए हमारी इस स्पेशल। Stem cell research as well as DNA sequencing, and there's an airlock. Preparing for stabilizing the second stage so that we can have a smooth separation. पूरी दुनिया उस घड़ी पर टकटकी लगाए हुए है जब हिंदुस्तान की जाबाज बेटी सुनीता विलियम अपने सबसे बड़े मिशन से एक योद्धा की माफिक सकुशल और सुरक्षित धरती पर कदम रखेगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ड्रैगन कैप्सूल सुनीता को लेकर अंतरिक्ष से सीधे धरती पर उतरने वाला है, लेकिन हर किसी के मन में शंका और आशंका के सैकड़ों सवाल हैं। सवाल ये कि जिस खतरे के चलते सुनीता विलियम को 8 दिन की जगह 9 महीने अंतरिक्ष में रहना पड़ा, वो खतरा अब खत्म हो चुका है। ऐसी कोई अनहोनी अब नहीं होगी, ऐसी कोई तकनीक की दिक्कत सामने नहीं आएगी। हिंदुस्तान और अमेरिका समेत इस जाबाज बेटी के लिए सब दुआएं कर रहे हैं और हर किसी की दुआ सुनीता के साथ है। लेकिन इस वापसी में जो खतरे हैं उन्हें ना चाहकर भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। सुबह तकरीबन 3:30 बजे अब ये लैंडिंग होगी, लेकिन सुकून की सांस तभी ली जाएगी जब ड्रैगन कैप्सूल अटलांटिक महासागर या मेक्सिको की खाड़ी में स्प्लैश डाउन करेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्रू की अदला बदली कैसे हुई, जरा इसे समझिए। अभी तक अंतरिक्ष में क्रू 9 था। इस क्रू 9 में 4 सदस्य थे। पहली सुनीता विलियम, दूसरे बुच विल्मोर, तीसरे निक हैग और चौथे अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। इस क्रू 9 को क्रू 10 ने रिप्लेस किया है। क्रू 10 में एनी सी मकलेन, ताकुआ ओनिशी, क्रील पेस्को और निकोल एयर्स थे। स्पेस एक्स का रॉकेट फाल्कन 9 ड्रैगन कैप्सूल में क्रू 10 के इन चारों सदस्यों को लेकर 4 दिन पहले यानी 14 मार्च को अमेरिका के फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से शाम 7:03 पर निकला और तकरीबन 28 घंटे बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पार्क हुआ था। ड्रैगन जिन 4 एस्ट्रोनॉट को लेकर गया है, ये चारों अब अंतरिक्ष में रुकेंगे और क्रू 9 के एस्ट्रोनॉट, जिसमें सुनीता विलियम्स के साथ 3 और एस्ट्रोनॉट हैं, वो धरती पर लौट रहे हैं। बड़ा ही टेक्निकल है स्पेस को समझना। आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्पेसक्राफ्ट की पार्किंग के लिए फिलहाल 2 स्पॉट हैं, जिसमें एक स्पॉट पर हमेशा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट खड़ा रहता है। ये सेफ्टी के लिए होता है। जैसे स्पेस स्टेशन में कोई घटना हो जाए या आग लग जाए तो इमरजेंसी में एस्ट्रोनॉट पार्किंग में खड़े ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार हो सके। बाकी जो दूसरा स्पॉट है उस पर स्पेसक्राफ्ट आते जाते रहते हैं। 14 मार्च को क्रू 10 के 4 सदस्यों को लेकर स्पेसएक्स का जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल गया था, वो दूसरे स्पॉट पर ही रुका था। जैसे स्पेस स्टेशन में कोई घटना हो जाए या आग लग जाए तो इमरजेंसी में एस्ट्रोनॉट पार्किंग में खड़े ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार हो सके। बाकी जो दूसरा स्पॉट है उस पर स्पेसक्राफ्ट आते जाते रहते हैं। 14 मार्च को क्रू 10 के 4 सदस्यों को लेकर स्पेसएक्स का जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल गया था, वो दूसरे स्पॉट पर रुका था। सुनीता की वापसी की पहली और बड़ी चुनौती खत्म हो चुकी है, क्योंकि ड्रैगन कैप्सूल की अनडॉकिंग हो चुकी है। अनडॉकिंग मतलब एस्ट्रोनॉट की अदला बदली। 4 चरणों में होने वाली अनडॉकिंग को ऐसे समझिए। पहले सिक्योरिटी चेक होता है, यानी अनडॉकिंग से पहले स्पेसक्राफ्ट के अंदर
लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन और थ्रस्टर सिस्टम की चेकिंग होती है। फिर स्पेसक्राफ्ट का लॉक खोला जाता है। डॉकिंग सिस्टम खुलने के बाद थ्रस्टर से स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग किया जाता है। फिर स्पेसक्राफ्ट की मिशन कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग होती है और फिर स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से पूरी तरह अलग होकर धरती की ओर बढ़ने लगता है। आज सुबह 10 बजे के करीब अनडॉकिंग पूरी हुई और स्पेसक्राफ्ट ने धरती की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन असली चुनौती अब है। आगे बढ़ता हर पल खतरों से भरा पड़ा है, यानी री एंट्री सबसे ज्यादा खतरों भरी है। इसे ऐसे समझ लीजिए, अगर री एंट्री में स्पेसक्राफ्ट का जरा भी एंगल बिगड़ा तो स्पेसक्राफ्ट में मौजूद कोई भी एस्ट्रोनॉट जिंदा नहीं बचेगा। स्पेसक्राफ्ट का पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होना ही री एंट्री कहलाता है। Space flight is inherently challenging. Okay, risk will always be there. How much of risk? Because the kind of speed, the kind of acceleration, the kind of forces, the kind of temperature, the kinds of pressures which are seen during the space flight, you cannot compare it with any other forms of travel, either on land or sea or in the air even. So, for example, Sunita Williams spacecraft, that is Crew Dragon, is moving at a tremendous speed of unthinkable speed of 28,000 kilometers per hour. अंतरिक्ष में ड्रैगन कैप्सूल की स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। लेकिन जैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री करता है, इसकी स्पीड कम हो जाती है। निर्वात से किसी वायुमंडल में घुसना बहुत ज्यादा कठिन है। अगर घुसने के दौरान ड्रैगन कैप्सूल का तनिक मात्र भी एंगल बदला और गड़बड़ी हुई तो फिर ड्रैगन कैप्सूल का सुरक्षित बच पाना लगभग नामुमकिन है। स्पेसक्राफ्ट की एंट्री में दो बातें हैं। अगर कैप्सूल सीधा एंगल बनाते हुए वायुमंडल में प्रवेश करता है तो काफी ज्यादा घर्षण होता है, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है और तापमान तकरीबन 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। कभी कभी इस टेम्परेचर की वजह से स्पेसक्राफ्ट पर लगी हीट शील्ड जल भी जाती है और नतीजतन पूरा स्पेसक्राफ्ट जल सकता है और स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट जलकर राख हो जाते हैं। साल 2003 में कल्पना चावला के साथ ऐसा हादसा हो चुका है, इसीलिए भी ये चुनौतीपूर्ण है। दूसरी जो मुश्किल है वो ये कि अगर स्पेसक्राफ्ट डायरेक्ट हिट ना करते हुए हल्का एंगल बनाकर एंट्री करता है तो ऐसे में इस बात की संभावना रहती है कि स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल से टकराकर वापस स्पेस में ही चला जाता है और ऐसे में स्पेसक्राफ्ट किसी ऑर्बिट में फंसकर रह जाता है। इस स्थिति में न सिर्फ नासा के लिए बल्कि स्पेस एक्स के लिए ड्रैगन कैप्सूल को खोजना मुश्किल हो जाएगा। ये तो री एंट्री की चुनौती हुई। इसके अलावा कभी कभी थ्रस्टर्स भी बड़ी समस्या पैदा करते हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल में 16 ड्रैको थ्रस्टर्स लगे हुए हैं जो स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में स्पीड, स्पेसक्राफ्ट कंट्रोलिंग, ऑर्बिट एडजस्टमेंट जैसे काम करते हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्शन मिलता है। अंदाजा ऐसे लगाइए कि हर थ्रस्टर स्पेस में 1400 न्यूटन का फोर्स पैदा करता है। अगर वापसी के दौरान थ्रस्टर्स फेल हो जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं तो एस्ट्रोनॉट की वापसी मुश्किल हो जाएगी और वो स्पेस में ही रह जाएंगे। बिल्कुल अंतिम वक्त में पैराशूट एक बड़ी चुनौती है। स्पेसक्राफ्ट की री एंट्री से लेकर स्प्लैश डाउन तक हर प्रोसेस का सही समय पर होना बेहद महत्वपूर्ण है। कैप्सूल में लगे 6 पैराशूट अगर सही समय पर नहीं खुले तो अगेन एस्ट्रोनॉट की जान को बड़ा खतरा है। स्प्लैश डाउन के वक्त 2 तरह के पैराशूट खुलते हैं। पहला ड्रैग पैराशूट। जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल की री एंट्री होगी इसमें लगे 2 ड्रैग पैराशूट खुलेंगे। इस वक्त कैप्सूल की धरती से दूरी तकरीबन 5500 मीटर की होती है और इस ऊंचाई पर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 560 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीचे उतर रहा होता है।
लेकिन तभी ड्रैग पैराशूट खुलते हैं और स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल लैंडिंग के करीब होता है तब मेन पैराशूट खुलते हैं, जिनकी संख्या 4 होगी। जमीन से करीब 1800 मीटर की ऊंचाई पर ये पैराशूट खुलते हैं। तब कैप्सूल की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इस दौरान अगर सही वक्त पर पैराशूट नहीं खुले तो ड्रैगन कैप्सूल स्प्लेश डाउन के दौरान तेजी से धरती से टकराएगा और स्पेसक्राफ्ट में सवार एस्ट्रोनॉट की जान को खतरा होने की संभावना बढ़ जाएगी। To the lower reaches of the atmosphere, two types of parachutes have to open, and once parachutes open, its speed will be significantly reduced, and it will gently splash down. Gently means very gently. It will splash down on the Florida coast, and once it is safe and it is erect and all those things, then it will be taken to a ship. Okay, which will be there nearby, and it will be taken to the taken on the ship, where the hatch will be open, and these people, Sunita and 3 more people, will come out. लेकिन करोड़ों लोगों की दुआएं सुनीता के साथ है, इसीलिए किसी भी अनहोनी का सामना इस योद्धा को नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी जिस स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में सुनीता विलियम्स की वापसी हो रही है, वो ड्रैगन कैप्सूल अपने 49 मिशन कंप्लीट कर चुका है और सुरक्षा के लिहाज से बेहद भरोसेमंद है। NASA as well as SpaceX people, because this spacecraft Crew Dragon is built by SpaceX, and it is providing the launch service to NASA, and they have rehearsed it very well, and they are very well aware of the challenges involved, and they have taken, I am sure that they have taken ample care of all these things, and they are going to bring down the spacecraft safely on the Florida coast.